हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का टारगेट केमिस्ट्री क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? चलिए, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में पढ़ा था, फिर बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी पढ़ा था, मेलेबिलिटी और के बारे में। आज बात करेंगे हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में। किसके बारे में? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मैग्नेटिक होता क्या है। इसका हिंदी देखिए, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज मतलब होता है चुंबकीय गुण। क्या होता है? चुंबकीय गुण। तो मैग्नेटिक मतलब क्या होता है? मैग्नेट इसका मतलब क्या होता है? हम लोग बचपन में बहुत देखे चुंबक से खूब खेलते थे। चुंबक क्या करता है? किसी चीज को अपने ओर खींचता है। क्या करता है चुंबक? किसी भी चीज को अपने ओर खींचता है। किसी चीज का मतलब क्या? नॉन मेटल नहीं, मेटल का हम बात कर रहे हैं। चुंबक को यदि दो चुंबक लेते थे तो दोनों चुंबक क्या होता था, अपने आप को क्या करते थे, एक दूसरे के नजदीक लाता था, मतलब एकाएक खींच लेता था। या फिर कभी कभी ऐसा होता था चुंबक को यदि उल्टा के हम लोग क्या करते थे, भिराते थे, कितनों पावर लगाते थे तो वो क्या होता था, चिपकता नहीं था, एक दूसरे के नज़दीक नहीं जाता था, वो क्या हो जाता था, दूर हट जाता था। कितनों बल लगाते या तो उधर साइड हो जाता या इधर हो जाता, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, चुंबक के बीच क्या हो गया, एक बार अट्रैक्ट हो गया और एक बार क्या किया, चुंबक एक दूसरे को रिपेल कर गया। कुछ तो बात है जिसकी वजह से क्या कर रहा है, वो अट्रैक्ट होता है और रिपेल करता है। तो ये बात फिजिक्स में पता चल जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों को केवल ये जानना है कि चुंबक क्या करता है, एक दूसरे को अटैक भी करता है, अट्रैक्ट भी करता है और क्या करता है, रिपेल भी करता है। जब वो अट्रैक्ट करता है तो वो कोई न कोई पदार्थ होगा कि नहीं। वही हम ट्रांजिशन मेटल के बारे में आज देखेंगे। ट्रांजिशन मेटल में को भी क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड अट्रैक्ट भी करता है और रिपेल भी करता है। क्या करता है मैग्नेटिक फील्ड, मतलब वो चुंबकीय गुण जहाँ पे होता है वो क्या करेगा, पदार्थ को अट्रैक्ट भी करेगा और रिपेल भी करेगा। ट्रांजिशन एलिमेंट को क्या करेगा, अट्रैक्ट भी करेगा और रिपेल भी करेगा, ठीक है। तो जो अट्रैक्ट करता है, क्या करता है, जो अट्रैक्ट करता है उसको पैरामैग्नेटिक कहते हैं। पैरामैग्नेटिक ये क्या करेगा, पदार्थ को अपने ओर खींचेगा। क्या करेगा, पदार्थ को अपने ओर खींचेगा, ठीक है। और जो क्या करता है, पदार्थ को ढकेलता है, रिपेल करता है। क्या करता है, मतलब आप उसको लेके जाइएगा चुंबकीय गुण तरफ, चुंबकीय तरफ, वो क्या करेगा, दूर धकेलेगा। क्या करेगा, दूर धकेलने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो दूर धकेलने का जो कोशिश करेगा उसको कहते हैं डायामैग्नेटिक। क्या कहते हैं, डायामैग्नेटिक, ठीक है। ये पैरामैग्नेटिक होता है, ये डायामैग्नेटिक होता है। तो ये पैरामैग्नेटिक किसी चीज को अट्रैक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। और ये क्या कर रहा है, रिपेल्ड कर रहा है, रिपेल्ड कर रहा है। क्योंकि ये देखिए, हम बताए थे कि जो इसमें क्या होता, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता था, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसमें क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है और इसमें पेयर्ड होता है। क्या होता है, इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे पता चला कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसमें कैसे पता चलेगा कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो कोई भी जो एलिमेंट हमको दिया रहेगा ट्रांजिशन मेटल का, तो उसका कन्फिग्रेशन होगा, चाहे वो आयन का ही हो क्यों ना हो, ठीक है। तो उसका कन्फिग्रेशन होगा। कन्फिग्रेशन में हम देखेंगे कि वो ऑर्बिटल में अकेला है कि नहीं। जब वो अकेला रहता है तो मैग्नेटिक फील्ड उसको खींच लेगा अपने ओर, मतलब पेयर होना चाहेगा। क्या करेगा, पेयर होना चाहेगा। मान लीजिए D1, किसी का कन्फिग्रेशन कितना है, D1, 3D1। तो ये क्या हो जाएगा, डी वाले में कितना ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो D1 है, केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, ऐसे हो जाएगा। तो क्या है ये,
अनपेयर्ड है, अकेला है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इसको बोलेगा आ जाओ मेरे साथ पेयर कर लो। क्या कर लो? पेयर। ठीक है। और यहाँ पे यदि हम क्या कर दें 3D10 कर दें, क्या कर दें 3D10, इसका मतलब ये हो गया कि देखिए एक पहले हुंड हिसाब से भरते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस प्रकार से क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। अब देखिए ये भी पेयर, इसमें भी 2 गो है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2, मतलब सब में क्या है 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब क्या है पेयर्ड है। और जो पेयर्ड है उसको क्या करेगा मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा रिपेल करेगा, क्या करेगा रिपेल करेगा। ये जैसे ये पेयर्ड आएगा तो इसको क्या कर देगा रिपेल कर देगा, और ये क्या करेगा अनपेयर्ड है तो इसको अट्रैक्ट करेगा। तो अब दिमाग लगाइए कहाँ तक ये अनपेयर्ड हो सकता है, जब D1 में 1 इलेक्ट्रॉन हो, फिर क्या हो दूसरा भी हो, तीसरा भी हो, 4 5 नंबर तक क्या होगा पूरा होगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। फिर इसके बाद देखिए अभी 5 गो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, फिर एक छठा जब आएगा तो एक पेयर हो जाएगा, तब 4 गो अनपेयर्ड बचेगा, क्योंकि ये पेयर्ड हो गया, ये चारों क्या है अकेला है, और जितना अकेला रहेगा वही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 4। जब फिर 1 इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो फिर 3 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, फिर 1 दे देंगे तो 2, फिर दे देंगे तो 1, मतलब 1 भी तब उसके बाद नहीं रहेगा। तो हमने क्या देखा कि D1 से लेके D5 कॉन्फ़िगरेशन तक क्या होता है एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन उसके बाद जब हम बढ़ाते हैं इलेक्ट्रॉन, मतलब D1 से लेके D9 तक क्या होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन 5 के बाद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होता है घटने लगता है। 5 के बाद क्या होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या घटने लगता है। क्यों? क्योंकि ऑर्बिटल तो 5 ही है, और जब हम 1 इलेक्ट्रॉन का बात करेंगे तो पाँचों में 1 रख सकते हैं, जैसे 5 से आगे करेंगे तो छठा हो जाएगा, तो क्या होगा एक ऑर्बिटल भर जाएगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा उसमें। ठीक है, तो इसको क्या करेगा मैग्नेटिक फील्ड, जब ये पूरा भर जाएगा तो रिपेल कर देगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये पैरामैग्नेटिक नहीं होके क्या हो जाएगा ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया, मान लीजिए एक तरह से क्या कि जो ये बिना शादीशुदा है, क्या है बिना शादीशुदा व्यक्ति है, ये बिना शादीशुदा व्यक्ति है 1 to 5 तक, तो क्या है ये अकेला रहेगा जब तक कि कोई भी लड़का हो या लड़की हो, जब तक लड़का या लड़की हो अकेला रहता है तो वो अट्रैक्ट होता है। लड़का होगा तो वो भी अट्रैक्ट करेगा, लड़की रहेगी तब भी वो भी क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा, मतलब जो अकेला रहता है वो अट्रैक्ट होता है। लड़का है तो लड़की के पीछे अट्रैक्ट होगा, लड़की है तो लड़का के पीछे। लेकिन जब दोनों शादीशुदा हो जाते हैं लड़का और लड़की, तो उसके बाद वो अट्रैक्ट नहीं होते हैं, किसी को भी देख के अट्रैक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, तो वही इसमें देखिए डायामैग्नेटिक मतलब शादीशुदा जीवन, डायामैग्नेटिक मतलब शादीशुदा जीवन, मतलब दूसरे को देख के हमेशा रिपेल करो, नहीं तो फिर घर में क्या होगा कहना मुश्किल है। ठीक है, और पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या होता है बिना शादीशुदा जीवन, कि जिसको देखो उसी को अपनाना चाहो, बिना शादीशुदा जीवन। ठीक है, तो भाई ये तो बहुत कष्टदायक जीवन होता है, जो रियल बात है, और ये उतना कष्टदायक जीवन नहीं होता। इसीलिए तो क्या होता है अट्रैक्ट करते हैं, क्या करते हैं। अब देखिए जब केमिस्ट्री में ऐसा हो सकता है तो हम लोगों के जीवन में तो आम बात है। देखिए केमिस्ट्री में जब ऐसा हो सकता है, जो सिंगल रहता है तो इसको अट्रैक्ट करता है मैग्नेटिक फील्ड, जब ये डबल हो जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड अट्रैक्ट नहीं करता है। ठीक है, सिर्फ ये सब एग्जाम्पल याद करने के लिए, समझने के लिए, और ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप लोग पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक अच्छी तरह समझ लिए होंगे कि जो अकेला रहेगा
अनपेयर्ड रहेगा वो पैरामैग्नेटिक होगा। अर्थात ये भी कह सकते हैं जो अकेला रहेगा उसको क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड अपने ओर अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। डायमैग्नेटिक जो पेयर्ड रहेगा क्या होगा, पूरी तरह से भरा हुआ रहेगा या फिर नहीं रहेगा, इलेक्ट्रॉन रहेगा ही नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक होगा। इसको इसमें क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 होती है, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता ही नहीं। और मैं डायमैग्नेटिक का बात करते हैं, ये पदार्थ को हमेशा एलिमेंट को हमेशा क्या करेगा, रिपेल करेगा, ठीक है। और ये जो खींचने वाली बात होती है कि अट्रैक्ट करने की या फिर रिपेल करने की, ये सारे मतलब सब्सटेंस में ये होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप सब कुछ को मतलब सारे सब्सटेंस से को देख कर पता ही कर सकते हैं, ठीक है। किसी में थोड़ा ही होता है तो किसी में ज़्यादा होता है। जैसे चुंबक वाली बात की, चुंबक के बीच अट्रैक्ट होता है, पूरा जोर से होता है। या फिर कोई लोहा और का सामान ले लीजिए, आयरन सबका, उसको यदि आप क्या कीजिएगा, चुंबक के पास लाइएगा तो बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो क्या पता भी आपको नहीं चलेगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। अट्रैक्ट होता है लेकिन थोड़ा ही होता है, लेकिन होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से अभी जितने भी चीज़ बोले हैं अब सारे को क्या करेंगे, हम लिखेंगे, ठीक है। तो क्या लिखे हैं इसमें, देखिए, बिहेवियर ऑफ केमिकल सब्सटेंस टुवार्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, मतलब बिहेवियर ऑफ केमिकल सब्सटेंस की बिहेवियर टुवार्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की ओर क्या होते हैं, कैरेक्टराइज्ड, मतलब उस दिखाते हैं अपना गुण, कैरेक्टर क्या करते हैं, दिखाते हैं, कैरेक्टर दिखाते हैं, एज जैसे पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक, एंटी फेरीमैग्नेटिक एंड सम अदर, और बहुत सारे गुण दिखाते हैं। लेकिन हमें इस सबको किसी को पढ़ना नहीं है, हमें 2 ही चीज़ पढ़ना है जो कि सारे मतलब चुंबकीय पदार्थ अपना अपना गुण दिखाते हैं। जैसे कि जो एक होता है पैरामैग्नेटिक, दूसरा होता है डायामैग्नेटिक, केवल वही दोनों को हमको पढ़ना, बाद बाकी को ये सब जो पढ़ना है फेरोमैग्नेटिक और फेरीमैग्नेटिक, एंटी फेरीमैग्नेटिक, ये सबको नहीं पढ़ना है, या फिर और जो बहुत सारे गुण होते हैं उसको भी हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या करेंगे, इसको ऑब्जर्व किया गया, ठीक है। तो उसी को अब हिंदी में यहाँ पे हम लिख दिए हैं, ठीक है। क्या लिखे, रासायनिक पदार्थ के व्यवहार चुंबकीय क्षेत्र की ओर डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरीमैग्नेटिक और अन्य चुंबकीय क्षेत्र में क्या करते हैं, अपना गुण दिखाते हैं। लेकिन हमें उसको पढ़ना नहीं है। क्या पढ़ना लिखा हुआ है, मेनली 2 टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर आर ऑब्जर्व, केवल 2 ही तरह का मैग्नेटिक बिहेवियर क्या किया गया है, ऑब्जर्व किया गया है, ठीक है। ये सब भी होता है लेकिन ये 2 क्या होता है, कॉमन होता है, जो कि लगभग सब में होता है, ठीक है। इसीलिए अब हम क्या करेंगे, 2 का बात करेंगे, कौन कौन, मैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक का। तो उसके बारे में जो जो अभी समझे हैं उसको अब क्या करते हैं, पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक का लिख लेते हैं। तो देखिए, पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक के बारे में जो जो बोले थे वो सब लिख दिए। क्या लिखा है पैरामैग्नेटिक के बारे में, सब्सटेंस गेटिंग अट्रैक्टेड वीकली बाय मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा क्या होता है, सब्सटेंस अट्रैक्ट होता है, वही क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। डायमैग्नेटिक क्या होता है कि सब्सटेंस गेटिंग रिपेल्ड, मतलब सब्सटेंस क्या होता है, रिपेल्ड होता है, किसके द्वारा, वीकली, मतलब धीरे धीरे रिपेल होता है, किसके द्वारा, बाय मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा क्या होता है, रिपेल होता है। उसके बाद देखिए, मस्ट हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवश्य होगा, लेकिन क्या होगा, डायमैग्नेटिक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, ठीक है। तो अब देखिए एग्जांपल और क्या लिखे, व्हेन सब्सटेंस अट्रैक्टेड वेरी स्ट्रांगली आर नोन एज फेरोमैग्नेटिक, जब सब्सटेंस को बहुत ज़्यादा जोर से खींचा जाए, ये सब धीरे धीरे का बात हो रहा है, लेकिन सब्सटेंस को जब बहुत ज़्यादा जोर से खींचेंगे तो वो क्या कहलाएगा, फेरोमैग्नेटिक कहलाएगा, ठीक है। देखिए पैरामैग्नेटिक का एग्जांपल स्कैंडियम है, इसका क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन 4s to 3d1, तो 4s वाला भरा है, पेयर है, उससे कोई मतलब नहीं है। 3d1 का मतलब डी ऑर्बिटल में डी में कितने ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 1। स्कैंडियम से यदि +2 कर देते, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देते, 2 इलेक्ट्रॉन जब निकालते हैं तो क्या होता, मतलब आउटर सेल से निकलता है ना, बाहरी कक्षा से नहीं, तो बाहरी कक्षा मतलब क्या, जो सबसे बड़ा सेल होगा, तो ये चौथा है, ये सबसे बड़ी सेल है,
तो इसका मतलब क्या हो गया, इसी से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा क्योंकि +2 का बात हो रहा है। तो +2 जब निकालते हैं 3d1 हो गया। 3d1 होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 1। तो इस प्रकार से क्या हो जाता है, जो स्कैंडियम है इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 होता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 हुआ, इसका मतलब ये पैरामैग्नेटिक हो गया, ये पेयर्ड होना चाहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक में देखिए जिंक का 4s2 3d10 होता है। क्या होता है 4s2 3d10, तो ये भी पेयर्ड है और d10 भी क्या है, पेयर्ड है। इसीलिए क्या कर रहा है, इसको मैग्नेटिक फील्ड रिपेल कर रहा है। रिपेल्ड कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये डायमैग्नेटिक हो गया। अब 2 इलेक्ट्रॉन यदि हम निकाल भी देते हैं ना, तो ये बाहरी कक्षा से ही निकलेगा। बाहरी कक्षा से निकला फिर भी 3d10 भरा हुआ है। एस वाले में 0 हो गया, तो 0 वाले को भी हम बोले थे कि या तो d10 होगा या d0 रहेगा, तो उसको भी क्या करता है, रिपेल करता है। तो ये इसमें 0 हो गया, तो इसका मतलब इसको रिपेल करेगा। और ये d10 भरा हुआ है, तो इसका मतलब इसको भी रिपेल करेगा। इसीलिए डायमैग्नेटिक के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या किए, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक को अच्छी तरह से समझ गए। अब हम बात करते हैं कि पैरामैग्नेटिक होता है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकलता है। क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट, मतलब इसको जो खींचता है उसका कुछ रेशियो होता है। तो वो क्या होता है, वही हमको क्या करना है, निकालना है कि जो इसको क्या करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो मतलब फिजिकल रूल प्रॉपर्टीज होता है उसमें क्या होता है, इसका मेजरेबल होता है प्रॉपर्टीज। क्या होता है, मेजरेबल होता है। इसको जो हम मेजर करते हैं, जो खींचता है तो कितना एथिस खींचता है। इसीलिए पैरामैग्नेटिक का क्या करते हैं हम लोग, मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे। मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का क्या करेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे। ठीक है, इसका गति के बाद में हम इसका गति का पता करेंगे। ठीक है, इसीलिए उसको हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट अभी निकालना सीखेंगे। मैग्नेटिक मोमेंट किसके लिए होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए होता है। मैग्नेटिक मोमेंट किसके लिए होता है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए होता है। मैग्नेटिक मोमेंट अभी निकालना है। देखिए, मैग्नेटिक मोमेंट बराबर 2 सूत्र होता है। एक होता है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को तो एस भी बोलते हैं, तो 2 × s + 1 ये भी होता है। और यहाँ पे तो इसका यूनिट होता है मैग्नेटिक मोमेंट का, बोर मैग्नेटॉन, जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अच्छी तरह से बताए हैं। तो ये क्या होता है, यूनिट होता है। और ये म्यू क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट है, संकेत है, ये सिंबल है। ठीक है, और ये फार्मूला है इस जिससे निकलता है। ठीक है, Bm क्या होता है, बोर मैग्नेटॉन यूनिट होता है। यूनिट ऑफ कौन चीज का यूनिट है, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। और एक Bm बराबर क्या होता है, 1 Bm बराबर E/h 4πmc। या फिर इसका वैल्यू यदि बोले, वैल्यू 9.274 गुना 10⁻⁻24 जूल पर टेस्ला होता है। जूल पर क्या होता है, टेस्ला होता है। 1 Bm बराबर होता है 1 बोर मैग्नेट्रॉन बराबर होता है। इस प्रकार से आप बोर मैग्नेट्रॉन के बारे में जान लिए, ये क्या होता है, यूनिट होता है। ठीक है, अब ये जो मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं, यहाँ पे S क्या होता है, तो S जो होता है ना, वो स्पिन के लिए क्या बताया जाता है कि जो आप ये स्पिन होता है, ऑर्बिटल में 1-2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, स्पिन बोलते हैं। 1 रहेगा तो वो स्पिन 1 स्पिन होगा, 2 रहेगा तो 2 स्पिन होगा। ठीक है, स्पिन का दोनों का नाम अलग अलग है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, S मतलब क्या हो जाएगा, सम ऑफ स्पिन, मतलब स्पिन को जोड़ के हमें बताना है तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यदि S के रूप में ले जाना चाहते हैं तब, या फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के रूप में बहुत आसानी से हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को बहुत अच्छे से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना होता है। यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के रूप में हमें मैग्नेटिक मोमेंट निकालना हो तो म्यू बराबर, तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, n × n+2। ये क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट के लिए फार्मूला होता है। तो इस प्रकार से अब क्या करेंगे, हम जो अभी ये इसको भी बोले हैं, इसको भी हम लिखेंगे मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में। ये भी हम क्या करते हैं, लिख देते हैं सबको अच्छी तरह से। फिर इसका एग्जाम्पल बहुत सारा करेंगे। नंबर ऑफ अनपेयर्ड
तो अभी जो जो बोले हैं मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में वो सब लिख लिए कि मैग्नेटिक मोमेंट को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका सूत्र क्या होता है 2 इंटू रूट के अंदर s इंटू एस प्लस 1 और बाहर में bm। bm क्या है कि यूनिट है, ठीक है। bm का पूरा नाम क्या होता है, बोर मैग्नेट्रॉन होता है, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। एक bm बराबर क्या होगा EH/4 पे mc, फिर इसका वैल्यू क्या होता है 9.274 गुना 10⁻⁻24 जूल पर टेस्ला होता है। और s यहाँ पे क्या होता है, ये वाला s क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर। क्या होता है टोटल नंबर ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर, मतलब सम ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। या फिर आपको यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता है तो आप ये फार्मूला लगाइए, क्या n इंटू एन प्लस 2 ऑन द रूट, फिर bm क्यों लगाना जरूरी है, क्योंकि उसका यूनिट है। तो यहाँ पे n क्या होगा, n इक्वल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से अब हम क्या करेंगे, निकालेंगे। कुछ बुक में क्या किया, बुक में दिया हुआ है कुछ आयन, जिसका क्या करना हमें, बुक ने दिखाया बताया कि कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है और उसमें क्या होता है, कितना उसका मैग्नेटिक मोमेंट होता है। तो उसी सब को अभी क्या करेंगे, हम भी बताएंगे कैसे उतना होता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, बुक वाले डाटा को लिखेंगे और उसमें अनपेयर्ड मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे, ठीक है। तो इसका क्या करना है, हमें मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। कैसे निकलेगा, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस सबका कन्फिग्रेशन लिख लेते हैं। क्या करते हैं, सबका कन्फिग्रेशन। स्कैंडियम में बोल रहा है 3+, स्कैंडियम में क्या बोल रहा है 3+। स्कैंडियम का कन्फिग्रेशन क्या होता है, ऑर्गन, फिर 4s2 3d1 होता है। लेकिन बोल रहा है इसमें से कितना इलेक्ट्रॉन निकाल दिए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन निकाले। तो सबसे पहले 4s वाले में से निकालेंगे, 2 इसमें से निकल गया, उसके बाद d वाले में से निकालेंगे 2 1 3, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 4s 0 3d 0 ना। तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, नहीं है। तो इस प्रकार हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, स्कैंडियम का कन्फिग्रेशन ऑर्गन 4s 0 3d 0, 3 निकालने के बाद इसका मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, नहीं है। तो चलिए अब टाइटेनियम का बात करते हैं। टाइटेनियम का क्या होता है कन्फिग्रेशन, टाइटेनियम का कन्फिग्रेशन होता है ऑर्गन 4s2 3d टाइटेनियम 22 ना, स्कैंडियम टाइटेनियम, हाँ। तो 20 2 22, यहाँ पे 2 आ जाएगा। इसमें कितना निकाल रहा है, इसमें निकाल रहा है 3, टाइटेनियम में कितना निकाल रहा है 3, मतलब 2 इससे निकलेगा, 1 इससे निकलेगा। जब ये 2 में से 1 निकल गया तो यहाँ 3d1 तो बच जाएगा। कितना बचेगा, क्योंकि 4s में से निकल गया, 2 का 2 निकल गया, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑर्गन 4s 0 और 3d का कितना हो जाएगा, 2 में से 1 चले जाएगा तो 3d1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा टाइटेनियम 3+ का कन्फिग्रेशन। ऐसे करते जाते हैं, ऑर्गन 4s 0 3d1। उसके बाद बात करते हैं इसका, टाइटेनियम में बोल रहा है 2 ही निकालिए, इसमें 3 निकाले थे, लेकिन बाद में क्या बोल रहा है 2 निकालिए। चलिए 2 निकालते हैं। तो फिर इसमें से 2 तो इसी में से निकल जा रहा है, तो इसमें से क्यों निकालेंगे, नहीं निकालेंगे। देखिए टाइटेनियम में से यदि हम 2 निकालते हैं तो S वाला में से 2 निकाल लेंगे, 3d2 वैसे का वैसे रह जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3d2। मतलब टाइटेनियम में यदि 2 निकालते हैं तो ऑर्गन 4s 0 3d2 हो जाता। अब वेनेडियम का निकालते हैं। वेनेडियम का ऑर्गन ऐसे ही देखना है, ये हो जाएगा 4s 0 3d कितना, यहाँ 3d3 होगा, जिसमें 2 निकल जाएगा। 3d3 में से 2 जब निकलता है तो ये हो जाएगा, सॉरी s वाले में से 2 निकलेगा ना, 4s2, 4s में से पहले निकलेगा, 2 जब निकालना हो तो ऐसे वाला में से निकल जाएगा, तो ये 3d रह ही जाएगा। अब ये क्रोमियम का बात करते हैं, ये आर्गन ये हो जाता है 4s1 3d5, मतलब एक s वाला से निकलेगा, फिर 3d यहाँ 4 हो जाएगा। देखिए क्रोमियम का क्या होता है
4s1 3d5, तो 2 निकालना है, तो एक इसमें से निकलेगा, एक इसमें से, एक जब एक ही इलेक्ट्रॉन एस वाले के पास था, जब निकल गया तो कितना बच गया, 0। और डी वाले के पास 5 इलेक्ट्रॉन था, एक निकला तो कितना हो गया, 3d4, तो वही यहाँ पे लिख दिया है। मैग्नीज में बात करते हैं, एस वाले के पास 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, हमको 2 ही निकालना है, मतलब एस वाला से ही क्या हो गया, दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गया। डी वाले के पास जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही रहेगा, मतलब 3d5 है तो उतना ही रहेगा। इसका बात करते हैं, आर्गन 4s0 3d6, ऐसे ही क्या हो जाएगा, इस सब का भी हो जाएगा, 4s0 3d7, फोर एस 0 3d9, आर्गन 4s0 3d10। चलिए अब हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालेंगे, उससे पहले क्या करते हैं, ऑर्बिटल बना लेते हैं। तो इस प्रकार से क्या किया, हम ऑर्बिटल बना लिए। यहाँ पे देखिए D0 है, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, D0 का मतलब क्या है, एक भी इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं है, ये ऑर्बिटल क्या होगा, खाली होगा, ठीक है। D1 मतलब एक ही घर भरा, एक घर भरा मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है। D2 है तो एक एक करके भरेंगे, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 2। यहाँ D3 है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 3। इसमें D4 है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 4, भर देंगे 4, सब क्या है, अनपेयर्ड अकेला है मतलब 4। D5 है तो पहले इसमें भरते हैं, 1 2 3 4 5 है, तो सब अकेला है, क्या है, सब अकेला है, इसीलिए इसका क्या हो जाता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 5। लेकिन जैसे ही इससे बढ़ेगा 6 हो गया, तो पहले ये अकेला भरेगा, ऑर्बिटल अकेला हो गया। अब एक इलेक्ट्रॉन और है, क्या करेगा, अब जाके पेयर होने लगेगा, तो अब कितना अकेला बच गया, 1 2 3 4, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 4। D7 है तो वैसे ही पहले एक एक करके भरेंगे, 4 5 हो गया, फिर 2 इलेक्ट्रॉन और भरना है, 6 7, कितना अनपेयर्ड बच गया, 1 2 3, मतलब 3 अकेला हो गया। D8 है, 1 2 3 4 5, 3 और भरना है, 6 7 8। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, इसमें 9 है तो क्या करना है, एक एक करके भर देना है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और इसमें सब पेयर हो जाएगा। D10 है तो सब पेयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सब पेयर हो जाएगा, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 0। तो मैग्नेटिक मोमेंट किसका निकलता है, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या हो, तो यहाँ से यहाँ तक देखिए सब में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ पे 0 है, वेकेंट वाला में 0 है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट 0। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, तो मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते हैं, म्यू बराबर रूट के अंदर n × n + 1, तो यहाँ n का वैल्यू रखिए, n मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है, सॉरी यहाँ पे 2 होगा, 1 × 1 + 2, मतलब 1 × 2 1 3, √3 का वैल्यू कितना होता है, 1.72 के आसपास, ठीक है, 1.734 होता है, 3 होता है। तो कि मैग्नेटिक मोमेंट कितना निकल गया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 वाले के लिए, 1.73। देखिए 1 से ज़्यादा है, 1.25 के आसपास है। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 2। अब मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं 2, n की जगह कितना वैल्यू रखें, 2, तो n की जगह 2 वैल्यू रख के देखते हैं क्या होता है, 2 × 2 + 2 दूना 4 दूना 8, रूट में के अंदर 8,
तो इसको हम लिख सकते हैं 2√2। जब इसको 2√2 लिखते हैं तो 2 गुना 1.141, ठीक है, कितना हो जाएगा 2822, मतलब 2.28 के समथिंग हो जाएगा। ये मिस्टेक है, ऐसे नहीं, ये 2 गुना 1.414 होता है, वैल्यू क्या होता है 414। अब सही होगा, 4 दूना 8, 1 दूना 2, 4 दूना 8, फिर 1 दूना 2, कितना आ गया वैल्यू 2.828, मतलब 2.83 के आसपास। तो इसका कितना आ जाएगा 2.83। अब 3 वाला का रख के देखते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 रख के देखते हैं कितना होता है, 3 2 5 या 15। तो इसका यदि अनपेयर्ड निकालते हैं इसका, तो इसका निकल जाएगा 3 तिया 9, इसका निकलेगा 3.87 के आसपास। इसका कितना निकल जाएगा 3.87 के आसपास। क्यों 87 के आसपास, देखिए यदि ये 16 रूट में रहता तो इसका हो जाता 4 गुना 4, मतलब 1 4 निकल जाता, मतलब एक ही कम है ना, इसीलिए इसी के आसपास होगा 3.87 के आसपास। अब देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या यदि हम 4 रखते हैं, कितना कर देते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 करते हैं, तो क्या हो जाएगा 4 2 6 चौके 24, मतलब क्या जो 2√6, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका वैल्यू आ जाएगा आपको 4.90, हाँ इसका कितना आ जाएगा 4.90 के आसपास। अब यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 रख के देखते हैं, 5 × 5 + 2, मैग्नेटिक मोमेंट कितना निकलेगा 5 × 5 2 7, मतलब रूट के अंदर 35, मतलब 4 चौके 16, 6 के 36, मतलब 6 के आसपास आएगा। 5.90 या 92 ले लेते हैं, 5.92। इस प्रकार से सबका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकल गया और उसका मैग्नेटिक मोमेंट भी निकल गया। अब देखिए तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 है, कितना निकला 4.90, तो क्या इसके लिए भी वही आ जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट 4.90, 90 पढ़ते नहीं 4.90 पढ़ते उसको, ठीक है। यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है तो उसके लिए कितना है 3.87, और यहाँ पे जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है तो क्या होगा 2.83, 1 के लिए कितना होगा 1.73। अब जब यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा 0। इस प्रकार से मैग्नेटिक मोमेंट हम लोग क्या करते हैं निकालते हैं, कोई भी आयन हो कोई कुछ भी हो, केवल उसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालिए और सूत्र लगाइए, फटाक से बनेगा, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट उसका निकल जाएगा। अब आगे बात करते हैं अगला प्रॉपर्टीज का। कलर का फॉर्मेशन का बात करते हैं, तो कलर के बारे में हम बहुत ज़्यादा डीप में बताए थे, किसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। वही बात इसमें भी लागू होगा कि कलर 2 चीज़ की वजह से होता है, एक होता है डी ट्रांजिशन, और एक होता है किसमें चार्ज ट्रांसफर। ये क्या करता है, कलर इसी के कारण शो करता है, ड्यू टू कलर
सोज। इसी की वजह से क्या करता है, कोई भी चीज़ चार्ज क्या करता है अपना दिखाता है। और ये घटना किस में होता है, एक्वस सॉल्यूशन में होता है। हम बताए थे कि जो जब ऑर्बिटल क्या करता है, बट जाता है, डी ऑर्बिटल क्या होता है, 5 को होता है, डिजेनरेट ऑर्बिटल होता है, ये अपना बेरी सेंटर के पास जाता है। बेरी सेंटर का मतलब क्या बोले थे कि जो यह एक ऐसा सेंटर होता है जहाँ से थोड़ा भी यदि इसको क्या करेंगे एनर्जी देंगे तो ये क्या होगा, अपने आप बट जाएगा। एक सेंटर होता है, एनर्जी का सेंटर होता है। तो यहाँ से क्या होता था, बट जाता था ऊपर में और एक नीचे में। अब डिपेंड करता है ऊपर में एक्सियल गया कि नॉन एक्सियल गया, किस चीज़ पे, ये डिपेंड करता है कि वो टेट्राहेड्रल है ऑक्टाहेड्रल है। यदि ऑक्टाहेड्रल होगा और यदि टेट्राहेड्रल होगा तो उस पर डिपेंड करेगा। फिलहाल हम एग्जांपल लेके देखते हैं। यहाँ T2G है, T2G ठीक है, और यहाँ EG है। हम नाम नहीं ले रहे हैं ऑक्टाहेड्रल एक टेट्राहेड्रल, क्यों, क्योंकि दोनों में चेंज होते रहता, ऑक्टाहेड्रल के लिए अलग, टेट्राहेड्रल के लिए अलग। देखिए यहाँ मान लीजिए सूर्य है, यहाँ से प्रकाश निकला, यहाँ आया, एक्वस सॉल्यूशन में ये प्रक्रिया हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है। यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जैसे इसको एनर्जी मिलेगा ये उछल के चले जाएगा ऊपर वाले में, ऊपर वाले के पास जाएगा, फिर यहाँ से फिर यहाँ वापस आएगा। जैसे ये यहाँ ऑब्जर्व करेगा, प्रकाश को ऑब्जर्व करेगा, तो प्रकाश का कुछ न कुछ क्या होगा, लाइट होगा, उसका कुछ न कुछ किरण होगा। जैसे ये ऑब्जर्व किया तो तुरंत उसके विपरीत क्या करेगा, कलर ये दिखाने लगेगा। एक्वस में क्या करेगा, जलीय विलयन में ये उसके विपरीत कलर दिखाएगा। किसके विपरीत, ये प्रकाश लिया, ग्रहण किया, तो प्रकाश में कलर होता है, जैसा कलर होगा उसके विपरीत क्या करेगा, ये फटाक से क्या करेगा, ये एक्वस सॉल्यूशन में कलर दिखा देगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसी बात को लिखेंगे। ठीक है, और कौन सा D1 कौन सा कलर दिखाएगा, D2 कौन सा कलर दिखाएगा, D3 कौन सा कलर दिखाएगा, वो हम चार्ट लिख देते हैं। ठीक है, और इससे पहले यदि पूरा कैसे क्या होता है ये सब यदि जानकारी चाहिए तो कोऑर्डिनेशन का पॉइंट भी चाहिए, कलर वाले चैप्टर में देखिए, DD ट्रांजिशन में। ठीक है, पूरी डिप में बताएं, इसमें केवल हम बता दिए ऐसे होता है, यही बात को हम लिख देंगे क्योंकि ये दोबारा हो रहा है रिपीट। ठीक है, तो इस बात को हम लिखेंगे। और ये जो बोले प्रकाश को ऑब्जर्व करने से क्या होता है, करस्पॉन्डिंग क्या करता है, कंप्लीमेंट्री कलर शो करता है। जो प्रकाश को अवशोषित करेगा उसके उल्टा कलर क्या करेगा, शो करेगा। ठीक है, कहाँ करता है, एक्वस सॉल्यूशन में करता है। ठीक है, इसी सबको अब क्या करते हैं, हम लिख देते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ कलर में कलर का निर्माण Mn वो 4 पे माइनस। तो अभी जो बोले थे वही चीज को हम लिखे, क्या लिखे, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन फॉर्म ए लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल इज एक्साइटेड। क्या बोल रहा है, जब एक इलेक्ट्रॉन फॉर्म लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल, मतलब लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल से क्या हो रहा है, एक्साइटेड, इज एक्साइटेड मतलब एक्साइटेड होते हैं टू हायर एनर्जी, और कहाँ चले जाते हैं, हायर एनर्जी में, डी ऑर्बिटल में, इन एक्वस सॉल्यूशन। और ये प्रोसेस कहाँ होता है, एक्वस सॉल्यूशन में। देन करस्पॉन्डिंग ऑफ कंप्लीमेंट्री कलर, उसके बाद क्या करता है, जो प्रकाश को अवशोषित करता है, कंप्लीमेंट्री ऑफ उस कलर का उल्टा, करस्पॉन्डिंग क्या करता है, कलर शो करता है। कंप्लीमेंट्री कलर शोज ऑफ द लाइट ऑब्जर्व, जो लाइट को ऑब्जर्व किया उसके करस्पॉन्डिंग उल्टा को क्या करते हैं, कलर दिखाते हैं। वही हिंदी में ये लिखे। और D1 कौन सा कलर दिखाते हैं, पर्पल या ब्लू, D2 कौन सा दिखाते हैं, ग्रीन, D3 वॉयलेट, D4 वॉयलेट भी दिखाते हैं, ब्लू भी दिखाते हैं, D5 कौन सा दिखाते हैं, पिंक और येलो, पिंक भी दिखाते हैं, येलो भी दिखाते हैं, D6 डी पे जब मतलब 6 इलेक्ट्रॉन हो तो ग्रीन भी दिखाते हैं, D7 ब्लू पिंक, D8 ग्रीन, D9 ब्लू। ठीक है, इस प्रकार से देख लिए। अब देखिए D0 और D10 क्या कर रहा है, कलर शो नहीं करता है। D0 और D10
क्या कर रहा है, कलर शो नहीं करता है, एक्सेप्ट ये दोनों क्या करता है, कलर शो करता है। क्यों, देखिए क्रोमियम पे क्या होता है ना, क्रोमियम यहाँ पे देखिए 7 दूना 14 में से 2 गया मतलब 12, तो एक क्रोमियम के लिए 6 +6, ये ऑक्सीडेशन स्टेट कितना दिखा रहा है, +6 देंगे तो 6 दूना 12 हो जाएगा, 12 प्लस में ये 12 माइनस में, दोनों बराबर करने के लिए, तो ये क्रोमियम 6+ है, यानी कि ये 4s 0 हो जाएगा, 3d 0, दोनों 0 हो जाएगा। फिर भी ये क्या करता है, कलर शो करता है। मैग्नीशियम यहाँ पे +7 होगा, फिर भी ये क्या करता है, कलर शो करेगा, ठीक है। मैग्नीशियम +7 क्या करता है, कलर शो करता है, और क्रोमियम +6 भी क्या करता है, कलर शो करता है। बाद में कि और कोई कलर शो नहीं करता है, केवल यही दोनों एक्सेप्शन है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या किया, हम कलर के बारे में भी क्या किए, डिस्कशन किए। चूंकि इसका मेन डिस्कशन कहाँ था, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बस इसमें बुक में भी थोड़ा ही लिखा हुआ था, वही हम लिख दिए, और ये बुक में दिया हुआ कलर जो है वही हम लिखे, ठीक है। तो ये सब कैसे होता है, तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर में बताए हैं। तो अब बात करते हैं अगला प्रॉपर्टीज का। अगला प्रॉपर्टीज देखिए, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज क्या होता है, किसी भी रिएक्शन को यदि रिएक्शन होने में प्रॉब्लम डाल रहा है, या फिर उससे कोई मतलब अपशिष्ट गैस निकल रहा है जिससे हमें नुकसानदेह होता है, तो यदि कैटालिटिक प्रॉपर्टीज हम डालते हैं, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, तो वो क्या करता है, रिएक्शन को इजी कर देता है। और यदि वो धीरे धीरे क्या होते रहता है, उसका प्रॉपर्टी मतलब कोई चीज़ बन रहा होता है, कोई नया चीज़ बन रहा होता है, ये डालने से क्या हो जाता है, वो बहुत फास्ट में बनने लगता है। पहली बात कि ये क्या होता है कि जो जैसे कोई विनाशकारी गैस भी निकलते रहता है, तो ये डालने से वो थोड़ा कम हो जाता है। दूसरी बात, रिएक्शन इसका फास्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, रिएक्शन फास्ट हो जाता, और क्या हो जाता है, इजीली हो जाता है। कैटालिटिक प्रॉपर्टीज डालने से रिएक्शन फास्ट और इजी हो जाता है, ठीक है। तो ये उत्प्रेरक गुण पाया जाता है किसमें, ट्रांजिशन मेटल में, ठीक है। अब देखिए ये पाया क्यों जाता है उत्प्रेरक गुण, ये इसमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेशन, वेरिएबल ऑक्सीडेशन होता है। कोई एक ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स नहीं है, जैसे जिंक का फिक्स है, तो वो क्या करेगा, बहुत कम कैटालिटिक प्रॉपर्टीज दिखाएगा। जो वेरिएबल नहीं है वो बहुत कम प्रॉपर्टीज दिखाएगा। जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल है वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा कैटालिटिक प्रॉपर्टीज दिखाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या कहेंगे कि जो कैटालिटिक प्रॉपर्टीज क्या कर देता है, क्या कहता है, रिएक्शन को फास्ट कर देता है, फास्ट रिएक्शन एंड मेक्स इजी इजली ये रिएक्शन को फास्ट करता है और आसान कर देता है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद इसका कैटालिटिक प्रॉपर्टीज रिएक्शन को क्या करता है, बढ़ा देता है, मतलब रिएक्शन होने में आसानी होता है, ठीक है। तो आखिर ये क्यों इसका क्या रीजन हो सकता है, कौन सा कारण हो सकता है, ठीक है। तो वही हम लिखने वाले हैं कि जो कैटालिटिक प्रॉपर्टी का रीजन क्या है। कैटालिटिक प्रॉपर्टीज ड्यू टू किसके कारण हो रहा है, पहला बात कि क्या बोले, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, वेरिएबल होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट। दूसरी बात, इसकी वैलेंसी भी क्या होती है, फिक्स होती है। वैलेंसी मतलब बाहरी इलेक्ट्रॉन में, बाहर में इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा निकालते भी हैं, ठीक है। तो वैलेंसी भी इसका क्या है, फैक्टर डालता है, बहुत वैलेंसी इसका ज़्यादा तक होता है, ज़्यादा वैलेंसी ये क्या करता है, दिखाता है, ठीक है। ये वैलेंसी बहुत ज़्यादा दिखाता है, तो इसका एक फैक्टर ये भी होता है
वैलेंसी। दूसरा बात, ये बॉन्ड में भी वेरिएशन लाता है। क्या करता है? ट्रांजिशन मेटल बॉन्ड में भी वेरिएशन लाता है, जिस कारण से इसका क्या करते हैं, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज इसमें ये काम करता है। उत्प्रेरक गुण इसमें पाया जाता है, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज होता है। ये क्या होता है? बॉन्ड में भी वेरिएशन लाता है, बॉन्ड भी उसका वजह हो सकता है, ठीक है, और रिएक्शन में तेजी कर देता है। इस प्रकार से आप कैटालिटिक प्रॉपर्टीज को भी जान लिए। एग्जाम्पल के लिए देखिए, बुक में दिया है हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन क्या होता है? हाइड्रोजिनेशन मतलब होता है कि जो पहले से मिथाइलिन, इथाइलिन है, क्या है? इथाइलिन है। कोई भी चीज हो, मान लेते हैं ये इथाइलिन ही है, डबल बॉन्ड है, इथाइलिन है। इसमें हाइड्रोजन को ऐड करना है, हाइड्रोजिनेट करना है। क्या करना है? हाइड्रोजिनेट करना है, हाइड्रोजिनेशन करना है, तो H2 का ऐड करना है। तो इसमें यदि हम कैटालिटिक के रूप में निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम कोई भी चीज़ डाल दे, तीनों में से कोई भी चीज़ डालेंगे, ये जितना धीरे धीरे पहले हो रहा था वो बहुत जल्दी हो जाएगा और इससे कोई असर भी नहीं पड़ेगा, और इसका कोई असर नहीं पड़ता है, ठीक है। ये रिएक्शन को फास्ट कर देता है। तो ये तीनों डाले तो ये फटाक से क्या करेगा, ये हाइड्रोजन इसके पास आ जाएगा। हाइड्रोजन जैसे जुड़ेगा तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये बॉन्ड क्या होगा? टूट जाएगा। तो बॉन्ड एक ही हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड। और ये दोनों हाइड्रोजन क्या होगा, ये जैसे बॉन्ड टूटा तो अपना आधा आधा पार्ट में टूटेगा। तो ये आधा पार्ट में हाइड्रोजन से ये जुड़ जाएगा और ये आधा पार्ट इसका हाइड्रोजन से जुड़ जाएगा। मतलब पहले से ये हाइड्रोजन है, ऐसे है, और जैसे एक बॉन्ड टूटा इसका, एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा और इसका इस साइड वाला एक हाइड्रोजन यहाँ। इस प्रकार से क्या हो गया? हाइड्रोजिनेशन हो गया। हाइड्रोजन क्या हो गया? ऐड हो गया, ठीक है। एक एग्जांपल ली, ये क्या कर दिया? फास्ट कर दिया। अब अगला बात करते हैं हैबर प्रोसेस। हैबर प्रोसेस से क्या होता है? अमोनिया का उत्पादन होता है। हैबर प्रोसेस क्या होता था? अमोनिया का उत्पादन, N2 + H2 = NH3। इस प्रकार से इसमें भी क्या करिए, निकल, प्लेडियम, प्लेटिनम कोई भी कैटेलिस्ट को डालिए और प्लेटिनम, तो क्या कर देगा? इजीली कर देगा। और ये हैबर प्रोसेस जो होता है ना, इसको हम इधर ला सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इसको इधर से इधर भी ला सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन का सिंबल दिया है। N2 को 3H2 से मिलाए निकल, प्लेडियम, प्लेटिनम में, तो 2NH3 बना। कितना? 2NH3। तो इस प्रकार से ये क्या करता है, ये तीनों इसके रिएक्शन को फास्ट करके जल्दी से अमोनिया बना देता है। इस प्रकार से आप कैटालिटिक प्रॉपर्टीज को भी जान लिया कि जो ट्रांजिशन मेटल कैटालिटिक प्रॉपर्टीज का भी काम करता है, ठीक है। उसका रीजन यही सब है। अब बात करते हैं आगे, अगला प्रॉपर्टीज का बात करते हैं। एलॉय मतलब क्या होता है? जब दो सॉलिड को सॉल्यूशन मिलाते, सॉल्यूशन बनाते हैं, सॉलिड का क्या करते हैं? सॉल्यूशन बनाते हैं। तो मान लीजिए कॉपर है और जिंक है, इन दोनों का सॉल्यूशन किए, ठीक है, तो कोई नया चीज़ का निर्माण हुआ। जैसे मान लीजिए कॉपर है और मैग्नीशियम है, इसको मिलाए तो कोई नया चीज़ का निर्माण हुआ। वही क्या कहलाएगा? एलॉय कहलाएगा। वही एलॉय क्या होता है? फॉर्मेशन करता है। तो जैसे कॉपर और जिंक जब मिलेगा तो कौन सा चीज़ बनेगा? कॉपर और जिंक जब बनता है, मिलता है, तो ये ब्रॉस बनता है। और जब कॉपर और टिन मिलेगा तो ये कौन चीज बनेगा? ब्रॉन्जे बनेगा, ब्रॉन्जे। देखिए कॉपर भी सॉलिड है, टिन भी सॉलिड है, दोनों का सॉल्यूशन किए सॉलिड का,
सॉल्यूशन किए, दोनों एक होमोजीनियस अच्छी तरह से मिल गया। जब किसी भी चीज़ को हम हीट करते तो वो क्या हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में जाता है ना। तो दोनों का लिक्विड फॉर्म करके अच्छी तरह से मिला दिया, होमोजीनियस मतलब सॉलिड वो सॉल्यूशन हो गया। तो सॉलिड सॉल्यूशन को क्या किए, जब मिला दिए तो एक अलग रूप का मेटल का रूप धारण कर लिया, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्रोंजे कहते हैं। उसका क्या कहेंगे, जब दो मेटल मिलके या दो नॉन मेटल मिलके एक नया चीज़ का निर्माण करेगा तो उसी को कहते हैं एलॉय। क्या कहेंगे, एलॉय। ये मेटल भी हो सकता है, दोनों नॉन मेटल भी हो सकता है, एक मेटल और एक नॉन मेटल भी हो सकता है। ठीक है, क्या बोले, जब दो मेटल या दो नॉन मेटल या एक मेटल या एक नॉन मेटल क्या होता है, सॉलिड रहता है, उसका सॉल्यूशन बनाते हैं होमोजीनियस, हीट और करके पूरा लिक्विड रूप से पूरी तरह से उसे मिला देते हैं, तो उससे कोई नया चीज़ का निर्माण होता है। तो ये जो ब्रोंजे बना है इसमें दोनों चीज़ होगा। क्या होगा, दोनों चीज़ होगा। ये कॉपर और मैग्नीशियम है, कॉपर और मैग्नीशियम है। इसमें क्या क्या होता है, कॉपर और मैग्नीशियम है, ये भी किसी चीज़ का निर्माण करता है। तो कॉपर और यहाँ पे एल्युमिनियम की, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, तो ये बनाता है मैग्नेलियम, मैग्नेलियम। और जहाँ पे कॉपर और टीन होता है, क्या होता है, कॉपर और टीन होता है, जिसको ब्रोंजे कहते हैं। यदि कॉपर 90% हो और 10% टीन हो तो बेल मेटल भी बनता है, बेल्स मेटल। बेल्स मेटल का मतलब हो गया, मंदिर सब में देखे होंगे आप लोग, घंटी लगा होगा, घंटी लगा होगा तो वो कॉपर की कलर का होता है, क्योंकि कॉपर उसमें 90% होता है, 10% टीन होता है। तो आवाज़ जो क्रिएट करता है वो टीन के कारण होता है। और ये कलर जो होता है जिसमें उसके में जंग और नहीं लगता, उसका रीजन होता है ये कॉपर। ठीक है, इसीलिए वो कॉपर का वो घंटी जो होता है वो किस कलर होता है, कॉपर की तरह, तांबा की तरह होता है। ठीक है, उसमें 90% क्या होता है, कॉपर। अब वो दोनों का मिक्सचर बनाया जाता है। पहले बहुत ज़्यादा क्या होता है, दोनों सॉलिड है, कॉपर और टीन भी सॉलिड है, दोनों को बहुत क्या करेंगे, हीट और करके होमोजीनियस मिक्सचर बनाएंगे, उसको फिर घंटी के आकार में क्या करेंगे, उसको ढाल देंगे, सचा में दे के ढाल देंगे, वही क्या हो जाएगा, बेल्स मेटल होता है, घंटी बन जाता है। ठीक है, घंटी बन जाता है। तो वो जब जिस समय दोनों मिल के बनता है तो उसी क्या कहते हैं, बेल्स मेटल कहते। मतलब कहने का अर्थ एक ही है, जब दो मेटल हो या दो नॉन मेटल हो या फिर मेटल या नॉन मेटल हो, दोनों सॉलिड सॉल्यूशन होता है और उसके बाद नया क्या करता है, चीज़ का निर्माण करता है, नया मेटल का निर्माण करता है या नॉन मेटल जो भी हो, तो वो उसी को क्या कहते हैं, एलॉय कहते हैं। क्या कहते हैं, एलॉय कहते हैं। तो उसी को हम यहाँ पे अब लिख देते हैं, एग्जाम्पल यही रहने देते हैं। तो इस प्रकार से क्या किए, तो ये भी अभी जो है एलॉय फॉर्मेशन के बारे में बता दी कि एलॉय का फॉर्मेशन कैसे होता है, बहुत ईजी है। अब लास्ट प्रॉपर्टीज का बात कर रहे हैं, आज के लिए लास्ट है, अभी डी ब्लॉक में चलेगा, लेकिन आज के लिए लास्ट प्रॉपर्टीज का भी हम बात करने वाले हैं। ये इंटरस्टियल कंपाउंड्स क्या होता है, देखिए ट्रांजिशन मेटल के साइज बहुत बड़े होते हैं, ट्रांजिशन मेटल के साइज बहुत बड़े होते हैं। मान लीजिए ट्रांजिशन मेटल का क्या है, एटम है, ट्रांजिशन मेटल का एटम है। ये ट्रांजिशन मेटल का एटम है, इसका साइज बहुत ज़्यादा होता है। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन ये सबसे बहुत ज़्यादा होता है। तो हाइड्रोजन या नाइट्रोजन या कार्बन वो तीनों क्या करता है, इसमें आके फंस जाता है, मतलब छोटा आइटम क्या करता है, इसमें आके फंस जाता है। तो ये जो इस वाले जगह में जाके फंस जाता है, एटम बड़ा होने के कारण इसमें कुछ जगह बचता है, इसी जगह में जाके क्या करेगा, हाइड्रोजन हो, नाइट्रोजन हो या फिर कार्बन हो,
तीनों इसमें से जाके फंस जाएगा। अब फंस जाएगा तो थोड़ा जगह रहता है जो हिल डोल होता है, जिस कारण इसमें मेलिबिलिटी का गुण आता है। ठीक है, जिस कारण इसमें मेलिबिलिटी मतलब क्या, इस पर हथौड़ा मारते रहिए एटम पे, ये धीरे धीरे फैल के क्या करता है, खाली स्थान को भरता है। और जब इसमें जाके हाइड्रोजन ही चले जाएगा तो क्या होगा, ये जगह रहेगा ही नहीं, तो मेलिबिलिटी और का गुण घटेगा। मतलब इसमें जो है छोटा एटम जाके फंसना, छोटे साइज के एटम जाके फंसना, वही क्या कहलाता है, इंटरस्टियल कंपाउंड्स। मतलब ये क्या हो रहा है, इंटरस्टियल हो रहा है, छोटा छोटा क्या हो रहा है, स्मॉल साइज के एटम जाके इसमें घुस जा रहा है। ठीक है, तो देखिए, तो क्या बोले कि ट्रांजिशन मेटल में बड़ा साइज होते हैं उसके, इसमें बड़ा साइज के एटम में एटम एटम के बीच में जो जगह होते हैं, गैप होते हैं, इतना गैप होते हैं कि इसमें हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या कार्बन इसमें फंस जाते हैं। अब फंसने के कारण क्या होता है, इसका जो पहले था जिसको हीट करके ज़्यादा फैला सकते हैं तो वो भी कम हो जाएगा। हथौड़ी मारने से जी ये फैल जाता है तो वो भी कम हो जाएगा। इस प्रकार से क्या हो जाएगा इसका, यही क्या कहलाएगा, इंटरस्टियल कंपाउंड्स कहलाएगा, जब ये इसमें जाके छोटा छोटा साइज का आइटम फंस जाएगा। इसी को हम क्या कहेंगे, इंटरस्टियल कंपाउंड। मतलब ट्रांजिशन मेटल में जाके जब क्या हो जाए, कार्बन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन छोटे छोटे आइटम जाके फंस जाए, इसके खाली जगह में क्या हो जाए, फंस जाए, वही क्या कहलाएगा, जो इंटरस्टियल कंपाउंड कहलाएगा। ठीक है, अब उसी को हम क्या करेंगे, लिख देते हैं, और उससे क्या क्या दिक्कतें, क्या क्या इससे फंसने से क्या क्या प्रभाव होगा वो आप लोग खुद बता दीजिएगा। ठीक है, कैसे, अभी सब पता चल जाएगा। देखिए, इसके बारे में पहले यही लिख लेते हैं जो बात अभी बोले हैं। ये क्या करता है, एटम के बीच जाके फंस जाता है। तो देखिए, इंटरस्टियल कंपाउंड में क्या लिखे कि व्हेन ए स्मॉल एटम लाइक कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, जो स्मॉल मतलब एटम होगा, जैसे कार्बन हो, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन हो, आर ट्रैप्ड, फंस जाता है इनसाइड द क्रिस्टल लेटिस। कहाँ पे, क्रिस्टल लेटिस में क्या करता है, फंस जाता है ऑफ मेटल। ये क्रिस्टल लेटिस है, पूरे क्या है, क्रिस्टल लेटिस है, क्रिस्टल लेटिस, ये क्या है, क्रिस्टल लेटिस है। और ये जो हम ज़्यादा गड्ढा कर दिए हैं, ये क्या है, फंसा हुआ है। कौन चीज़ फंसा हुआ है, या तो नाइट्रोजन होगा, या कार्बन होगा, या हाइड्रोजन होगा। ये जैसे खाली जगह था, इसमें जाके क्या हो जाता है, फंस जाता है। और ये फंसता है ना, तो देखिए नॉन स्टोइकियोमेट्री होता है, मतलब ये रिएक्शन नहीं करता है, वो जगह होने के कारण उसमें जाके फंस जाता है, नॉन स्टोइकियोमेट्री होता है। और क्या होता है, नाइदर टाइपिकली आयनिक, न तो ये आयनिक भी नहीं होता, क्योंकि ये रिएक्शन तो किया नहीं है जो उससे जाके बॉन्ड बनाया, केवल जगह था तो उसमें जाके फंस जाता है। और ना ही क्या होता है, कोवैलेंट होता है, ना तो आयनिक होगा ना कोवैलेंट होगा। ठीक है, देखिए इससे क्या क्या होगा, इसका प्रॉपर्टीज क्या हो सकता है, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरस्टियल कंपाउंड, इसका प्रॉपर्टी क्या हो सकता है। एक नंबर में देखिए, ट्रांजिशन मेटल क्या था, फटाफट बोलिए, टेंसाइल नेचर का था। क्या था, टेंसाइल एवं डक्टाइल था, और मेलिबिलिटी भी था। मतलब टेंसाइल का मतलब भी था फैलना, डक्टाइल मतलब भी था तार की तरह ये करना, और मतलब ये मेलिबिलिटी का मतलब था हथौड़े से चोट देने पे फैलना। वो सब रीजन क्यों ऐसा होता था, क्योंकि इसमें देखिए खाली स्थान ज़्यादा है, मारते हथौड़ा मारते मारते ये फैल जाता था इधर, और ये भी फैलने लगता था, ये गैप को भर देता था। लेकिन जब पहले से गैप भरा रहेगा तो बताइए क्या उस पर चोट कितने देंगे तो ये फैलेगा नहीं ना, मतलब ये सब प्रॉपर्टीज कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लेस मेलिबिलिटी, और क्या लेस होगा, डक्टाइल होगा,
डक्टाइल भी क्या होगा, लेस होगा। और क्या हो जाएगा, टेंसाइल भी क्या होगा, लेस मेलिबिलिटी, डक्टाइल, टेंसाइल किसके तुलना में, देन किससे कम होगा, ये जो प्योर है ट्रांजिशन मेटल उससे, प्योर मेटल से होगा, जो पहले से है उससे। देन प्योर मेटल जो पहले है, जिस समय नाइट्रोजन नहीं फंसा है उस समय का क्या होगा, ज़्यादा उसमें होगा, मेलिबिलिटी का गुण होगा, मतलब वो फैलने वाला होगा। टेंसाइल होगा, उससे ज़्यादा पतला पतला तार खींच सकते हैं, ठीक है। डक्टाइल होगा, उसमें तनने की क्षमता होगी, ठीक है। जब ये फंसा नहीं रहेगा, जब ये फंस जाएगा तो ये सब गुण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जिस वजह से वो सब फंसता है, ये फंसता है, उसी वजह से वो सब क्या हो रहा है, मेलिबिलिटी और बढ़ता है, उसी गुण की वजह से बढ़ता है। तो इस प्रकार से ये प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगा, सब प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगा, ये जितने भी है सब कम हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, ये हार्ड होता है, और ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पहले देखिए ये खाली जगह होने के कारण उतना हार्ड नहीं था, थोड़ा बहुत सिकुड़ भी जाता था, लेकिन अब क्या हो जाएगा, ये घुस जाएगा तो और ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। तो हम ये क्या कह सकते हैं, हार्डर देन प्योर मेटल। पहले के मेटल से क्या है, ज़्यादा हार्ड है, प्योर मेटल है, कोई दिक्कत नहीं ना। इस प्रकार से आप देख सकते, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई हो सकता है। क्यों, क्योंकि इसमें तो मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉन्ड तोड़ेगा उसके लिए तो और क्या हो गया, ज़्यादा अणुकण आ गया, जिसकी वजह से तोड़ना प्रॉब्लम आ जाएगा। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। MP एंड BP भी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। देन किससे हो जाएगा, प्योर मेटल से। इस प्रकार से आप भी दिमाग लगा सकते हैं कि क्या क्या इसका चेंज हो सकता है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना, ये सब याद करके रखिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।